कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हमारा फोकस मेनली इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के ऊपर रहेगा। 1865 से लेकर के 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को क्रॉस करते हुए हम लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कैंपा बनाया गया है और उसके बाद 2018 की जो पॉलिसी है, इन सबको एक स्ट्रीमलाइंड मैनर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर का फोकस एनवायरनमेंट के साथ साथ जो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अधिकार, उनको किस तरह से उनके राइट्स से डिप्राइव किया गया, उनके द्वारा चलाई गई मूवमेंट्स और जो फाइट वो लड़ रहे थे लंबे समय से, वो कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अश्योर की गई गवर्नमेंट के एंड पर कि आपकी लाइवलीहुड, आपके रेजिडेंस और बाकी चीज़ों को हम कंफर्म करते हैं, और उनमें आ रही अड़चन कैसे लोकल नेक्सस, तो किस तरह से गवर्नमेंट के एंड पे अश्योर की गई हैं वो चीज़ें, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस सारे मैकेनिज्म को पढ़ते हुए हम किन बातों पे फोकस रखेंगे? हमारा मेन फोकस रहेगा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1927 पे, जो फ्लो में आपको बता देता हूँ जो आज आप कवर करने वाले हैं। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1927 पे। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो हुई, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ना है। आप थोड़ा और आगे बढ़िए, 1996 में आपको मैं पीसा के बारे में बताऊंगा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया 1996। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम 2006 में आएंगे इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, जिस पे आज सारा हमारा मेन स्टे रहेगा, दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसका पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स एक्ट, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 2016 का कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा, और 2018 कैंपा गाइडलाइंस। आज के लेक्चर का हमारा फोकस इन सारी चीज़ों पर रहेगा। बहुत खूबसूरती से सब कुछ आपको समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट के बारे में देखें तो किस तरह की सर्विसेज आपको फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इकोनॉमिक सर्विसेज फॉरेस्ट की बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट पे डिपेंड करने वाले बहुत सारे ट्राइबल एंड फ्रिंज एरिया पीपल जो नियर बाय विलेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, उनको बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी मैंने आपको पहले बताए थे, जिनमें हनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्स इंपॉर्टेंट है, लेटेक्स इंपॉर्टेंट है, रेसिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडिबल प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं, रूट्स आती हैं, ट्यूबर्स आ जाते हैं, टेंडू लीव्स आ जाती हैं जो बीड़ी बनाने के काम आते हैं, आंवला आ जाता है, महुआ आ जाता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटैलिटी यूज़ होते हैं, जैसे बोहेनिया वेहिली के पत्ते आ जाते हैं जो पत्तल वगैरह बनाने के काम आते हैं, केन्स बड़े लेवल पर यूज़ होते हैं, बैम्बूज बड़े लेवल पर यूज़ होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। और एक फॉरेस्ट ड्वेलर और ट्राइबल पीपल की लाइफ मोस्टली इन्हीं प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो इन्हीं पे चलते हैं। उनके घरों में रोशनी करने के लिए जो वो आग जलाते हैं वो फायर वुड के दम पे जलती हैं, और खाना पकाने के लिए जो लकड़ी उन्हें चाहिए वो फ्यूल वुड से होता है। तो फ्यूल वुड एंड फायर वुड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है उनकी डेली लाइफ का। इसे चुनने के लिए वो रोज़ कई किलोमीटर के दौरे भी करते हैं। फॉरेस्ट केवल इसी तरह से इन्हें समर्थन नहीं करता, फॉरेस्ट में आने वाले जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, उन वाटर रिसोर्सेज में फिशिंग बड़े लेवल पर ये लोग करते हैं, एंड दीज वाटर रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट एरिया में आने वाली रिवर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होती हैं, और ये रिवर्स को ये ऑलवेज कंजर्व करके रखते हैं, क्योंकि इन्हीं रिवर्स के बेसिस पर फॉरेस्ट मेंटेन्ड रह सकते हैं, क्योंकि यही रिवर्स हैं और यही वाटर पॉन्ड्स एंड लेक्स हैं जो वाटर को रेगुलेट करते हैं एंड वाटर रिजिम को मेंटेन रखते हैं, सॉइल में मॉइस्चर का लेवल बनाए रखते हैं
और एक फर्टिलिटी का लेवल सॉइल में बना रहता है जिसके लेवल पे ये लोग झूम कल्टीवेशन और अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर आप सोशो कल्चरली देखें तो फॉरेस्ट इनके एस्थेटिक वैल्यू का पार्ट है। फॉरेस्ट के साथ ही इनका रहना सहना है डे वन से, और उसी तरह का इनका कल्चरल लाइफ भी डेवलप हुई है। फॉरेस्ट में आने वाले डिफरेंट लेक्स, वाटर, माउंटेन्स को ये इमेजिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ये स्पिरिट वर्शिप करते हैं जिसे हम शमन प्रैक्टिसेस कहते हैं। ये उनको एक स्पिरिट की फॉर्म में देखते हैं और ये मानते हैं कि क्योंकि ये हमारी लाइफ को सस्टेन करा रहे हैं। पर्वत है, वहीं से नदियाँ आ रही हैं, तो एक तरह से हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस वजह से ये पूजनीय है। जंगलों की, भूमि की, लेक्स की, नदियों की इसी तरह से पूजा होती है। तो एनिमिज्म भी आप इसे कह सकते हैं, शमन प्रैक्टिसेस भी आप इसको कह सकते हैं। ये इनके कल्चर का एम्बेडेड पार्ट है। इसके अलावा फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट बड़े लेवल पर टिम्बर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जो हर एक सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल वेंचर, जो आप सबको भी चाहिए, जो आप अर्बन एरियाज में रहते हैं। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और डिफरेंट कमर्शियल हाउसेस को चाहिए, चाहे फिर वो शिप बिल्डिंग थी, चाहे वो आयरन या अदर मेटल की स्मेल्टिंग के लिए, और चाहे फिर वो किसी तरह से रेलवे लाइन के ट्रैक्स को बिछाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्लीपर्स। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट बड़े लेवल पर सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फॉरेस्ट में लगे हुए पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स सॉइल को बाउंड करके रखने का काम करती हैं। वर्षा होने पर मिट्टी बह नहीं जाती है, मिट्टी बंधी रहती है। जो पेड़ होते हैं ये कैचमेंट का काम करते हैं। किसी भी पर्वत की ढलान पे आप खड़े हैं, अगर सीधी वर्षा होगी तो नदियों को उस मामले में पानी नहीं मिलेगा, पानी पड़ के नदी में बह करके रन ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये पेड़ हैं, उनके तने हैं, उनकी जड़ें हैं जो पानी की बूंदों को कैच करती हैं। पहले पत्तों के साथ, कैनोपी के साथ पानी इंटरेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे टिप टिप धरा पे गिरता है। ज़्यादा समय मिलता है वाटर को होल्ड होने के लिए, जिसकी वजह से सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और पानी सीप इन होकर के अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और वाटर सॉइल की मॉइस्चर को बढ़ाता है। तने से रिस रिस करके जो पानी आता है, पानी पेड़ में भी सिमता है और पानी जमीन में भी ज़्यादा समय तक ठहरता है। तने से सिम करके आने से रूट्स को पानी बड़े लेवल पर मिलता है और पेड़ हाई लेवल पर वाटर को रिटेन करके रखता है, और जब ड्राई सीजन आता है एक ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखता है इसी पानी को छोड़ करके। तो पानी को कैच करके नदियों को प्रोवाइड करने का काम ये पेड़ ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखना। पेड़ों के पत्ते के गिरने से जो ह्यूमस और लिटर कंटेंट बनता है, ये एक तरह से सॉइल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। सॉइल की प्रोफाइल, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के हॉरिजॉन को, सॉइल के टेक्सचर को, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो फॉरेस्ट की इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज बियॉन्ड कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। फॉरेस्ट में लगे हुए ट्रीज को अपनी ग्रोथ के दौरान अपना भोजन बनाना होता है, जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, और जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इनटेक करके फोटोकेमिकल प्रोसेस की मदद से सन की लाइट की प्रेजेंस में आपको बायो प्रोडक्ट के तौर पर ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे बड़े लेवल पर कंज्यूम करने का काम फॉरेस्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ना ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की डेट में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के बढ़ने का। और जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, अर्थ से निकलने वाली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करती हैं, वो बड़े पैमाने पर ट्रैप होने लग जाती हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस में, और इसकी वजह से आपका अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन कहा गया। तो ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन सिंक फॉरेस्ट का बड़ा रोल रहता है। इकोलॉजिकल सर्विसेज में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फॉरेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है फूड चेन एंड उसके बाद फूड वेब को मेंटेन रखने में। आज आपको जो इतने बड़े पैमाने पर भोजन मिल रहा है वो इसी वजह से है कि आप जो क्रॉप्स लगा पा रहे हैं, आप जितने भी एनिमल और अदर आस्पेक्ट, फिश है,
कोई भी अदर एनिमल है उसको इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी फूड ले पा रहे हैं, क्योंकि पीछे एक रिपोजिटरी एग्जिस्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। अगर फूड चेन मेंटेन नहीं रहेगा, फूड वेब मेंटेन नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली आपका भोजन और आपको मिलने वाले दूसरे पदार्थ भी खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक इकोलॉजिकल सर्विस है जो फॉरेस्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये फॉरेस्ट ही है जो अंडरग्राउंड वाटर प्रोफाइल को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ये फॉरेस्ट ही है जो बायो प्रोडक्ट के तौर पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखने का काम करते हैं। वर्षा इन्हीं के आधार पर होती है। तो जितने भी रीजंस आप जोड़ना चाहें आप फॉरेस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने का काम फॉरेस्ट करते हैं, और ये वाइल्ड लाइफ ही है जिसके आधार पर आपका एटमॉस्फेयर टिका हुआ है। तो कुल मिला के हमने फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा कि फॉरेस्ट ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल सेक्शन के लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्राइबल सोसाइटी के लिए इकोनॉमिकली के साथ साथ सोशली एंड कल्चरली भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उसकी इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज बहुमूल्य है। कार्बन सिंक के तौर पे वो बड़े लेवल पर काम करता है, और विश्व भर में जितनी भी सभ्यताएं आज खड़ी हुई हैं खेती बाड़ी के आधार पर, एग्रीकल्चर के सिस्टम पे, और भारत जैसी एक एग्रेरियन सोसाइटी जिसमें सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। बड़े लेवल पर आज राजस्थान में भूमि है, प्लेन एरिया है, लेकिन आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है। इस फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए और सॉइल को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सभ्यताओं का आधार है फॉरेस्ट। अगर ये ना हो तो प्लेन एरिया में सिविलाइजेशन भी नहीं होगी। इस तरह का रोल रखने वाले इन फॉरेस्ट का डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने अपने डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से यूटिलाइजेशन किया। भारत में हड़प्पा सभ्यता से लेकर के अगर आज दिन तक देखें तो डिफरेंट सोसाइटीज़ ने इस बात को परिदर्शित किया है कि किस तरह से जंगल महत्वपूर्ण है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसी समय आपको सिप्पियों में, सिक्कों में, टेराकोटा की सील्स में पीपल का वृक्ष बना नज़र आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बबूल का वृक्ष बना नज़र आता था, और इससे ये पता लगता है कि उस समय में वो इसे एक पूजनीय और एक सेलेस्टियल प्लांट के तौर पर ट्रीट करते थे। समय आगे बढ़ा, अगर हम कौटिल्य के या चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, उसमें उसने हर बार इस बात का प्रयास किया कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कैसे मैनेज एंड मेंटेन किया जा सके। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंटली अर्थ की स्टोरी वहाँ पर दिखाई गई कि कैसे विष्णु का अवतार अर्थ को समुद्र से निकाल करके हिरण्याक्ष से बचा करके लेकर के आया। अर्थ की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वेजिटेशन। विष्णु की कंसॉर्ट लक्ष्मी को धरा से, वसुंधरा से मिला करके बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर। और धरा को वसुंधरा कहना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वसु ग्रीनरी होती है, और वह धरा जो वसु को धारण किया है वही वसुंधरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। समय आगे बढ़ा, मुगल पीरियड की अगर हम बात करें तो मुगल पीरियड में फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन बड़े लेवल पर हुआ, लेकिन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की पॉलिसीज उस समय भी लागू रहती थी। आज़ादी के पहले जब ब्रिटिशर्स का भारत में रूल था, डिफरेंट लोकल रीजनल रूलर्स एग्जिस्ट किया करते थे, और हर कोई अपने लेवल पे फॉरेस्ट को मैनेज करने के प्रयास करता था। लेकिन भारत में मुस्लिम रूल जब शुरू हुआ सल्तनत पीरियड दिल्ली का, तब से लेकर के आज़ादी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट ये रहा, तब से लेकर के अंग्रेजों के आने तक जो लोकल अफेयर्स हैं वो कस्टम कल्चर से ही ड्रिवन थे। और चाहे वो सल्तनत शासक थे चाहे वो मुगल, उन्होंने लोकल मशीनरी को कभी भी हार्म करने का प्रयास नहीं किया। लोकल विलेज सभा, जिन्हें आप पंचायत कह लीजिए, ये अपने ही लेवल पे अपने सिविल और क्रिमिनल एक्ट को मैनेज करते थे, और इन्हीं के लेवल पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मेंटेन करने का काम भी किया जाता था। तो कुल मिला के इन फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स के नियमों के लागू करने के पहले एक कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक से देखा जाता था, और वो जो स्टेक होल्डर हैं इन फॉरेस्ट के, वो कम्युनिटी के तौर पर ही इन फॉरेस्ट को मैनेज करने का काम करते थे। एक तरह का मालिकाना हक रखते थे, और इसमें आने वाले पदार्थों का उपभोग करते थे, और उन्हें पता था कि क्योंकि उनका जीवन इसी के दम पर चल रहा है, इसलिए इसका संरक्षण भी करते थे। इसका प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन भी उन्हीं की जिम्मेवारी है। यही कारण है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी सन 4000 से आपकी 4000 BC से आपकी कंट्री सिविलाइजेशन देख रही है। 4000 साल BC के लगा लीजिए, और आज 2000 साल अगर आप AD के लगा लेते हैं, 6000 साल के बाद भी आज आपके पास जंगल बचे हैं, क्योंकि जो लोग उसका उपयोग कर रहे थे वो उस पर डिपेंडेंट थे, वो उसकी वैल्यू जानते थे। वो आउटसाइडर या कॉलोनाइजर्स नहीं थे जो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उन्हें हार्वेस्ट करते थे।
वो उन्हें हार्वेस्ट करने के साथ साथ नर्चर भी करते थे, प्रिजर्व करते थे और ग्रो भी करते थे। इस वजह से वो फॉरेस्ट नाम का हेरिटेज आपको मिला, अदरवाइज वो कभी भी नहीं मिलता। तो ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद यह रिलेशंस बदल गए। देखिए, ब्रिटेन एक कॉलोनाइजिंग पावर के तौर पर वर्ल्ड में एक्सिस्ट हुआ, और उस समय की कॉलोनाइजिंग पावर बनने का एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहता था वो ये रहता था कि आपके पास समुद्री ताकत बहुत होनी चाहिए। जिसके पास नेवी स्ट्रांग है वही विश्व भर में राज कर सकता था। और भारत में डच, पोर्तुगीज एंड फ्रेंच को हराने का ब्रिटिशर्स का एक कारण ही ये था कि उसकी नेवी उनसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। और नेवी उस समय टिकी हुई थी जितने भी युद्ध में लड़ने वाले पानी के जहाज थे, शिप, और शिप उस समय टिके हुए थे बड़े लेवल पे टीक फॉरेस्ट, टीक वुड पे। और टीक भारत का बहुत ज़बरदस्त था जो पानी के जहाज बनाने में उपयोग होता था। भारत से मिलने वाली इसी टीक के दम पर ब्रिटेन कभी फ्रांस के नेपोलियन से भी युद्ध लड़ पाया था, अपने इन्हीं पानी के जहाज़ों के दम पे, वरना यह चीज़ कभी सत्य नहीं हो पाती। ब्रिटेन शुरू से ही भारत की टीक की इम्पोर्टेंस जानता था और उसने इसे रिजर्व्ड ट्री स्पीसीज में भी रखा। 1853 में भारत में पहली बार रेलवे दौड़ी और ये मुंबई से थाने की तरफ गई। उसके बाद बड़ी तेज़ी से रेलवे का विकास भारत में हुआ और इस बात का एहसास हुआ कि हमें बहुत तेज़ी से पटरियाँ बिछानी पड़ेंगी। पटरियों को बिछाने के लिए उस समय जो उनके लिए प्लैंक चाहिए थे, वो प्लैंक वुडन ब्लॉक से निकलते थे, जिनमें मेनली यूज चील के साल के पेड़ों का होता था। और इस वजह से लॉर्ड डलहौजी के दिमाग में 1856 के दौरान ये बात आ जाती है कि हमें इस कंट्री के फॉरेस्ट को मैनेज करना होगा। इसके बाद नियम आते हैं, कानून बनते हैं, और मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 1850 में पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफिसर मुंबई में तैनात किया जाता है। 1864 में इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता है और 1865 का फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया आता है। 1865 के इस फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट के दौरान जो नियम लाए गए उसमें फॉरेस्ट को रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट में काटा गया। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मीनिंग ही ये था कि आज के बाद जितने भी वो कम्युनिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हुआ करते थे जिसके तहत आप जंगलों को मैनेज करते थे, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि आज के बाद फॉरेस्ट कम्युनिटी वाइज मैनेज नहीं होंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू होंगे जो ब्रिटिशर्स करेंगे। फॉरेस्ट रिजर्व हो जाने के बाद आपके सभी के सभी राइट्स उसमें ख़त्म हो गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट राइट ग्रेजिंग का हुआ करता था। सेकंड, फिशरीज का इम्पोर्टेंट राइट हुआ करता था। थर्ड, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की कलेक्शन का राइट हुआ करता था, जो खत्म कर दिया गया। ये सभी राइट्स आपके 1 बाय 1 ले लिए गए और जितने भी राइट्स थे इन्हें प्रिविलेजेस में कन्वर्ट किया गया। आपको इन चीज़ों की अनुमति रही लेकिन बहुत ही लिमिटेड सेंस में, और वो भी इस बात पे डिपेंड करता था कि फॉरेस्ट ऑफिसर आपको ये परमिशन देना चाहता है या नहीं। आपको इसके लिए फीस भी देनी पड़ती थी और गवर्नमेंट लिवाई भी लेती थी। धीरे धीरे आपने अपना दायरा बढ़ा लिया। रिजर्व फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट की टेरिटरी को एनक्रोच करते चले गए और अपनी इसी बात को कानून के ढांचे में लाने के लिए फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1878 आ जाता है। अब आप एक चीज़ को लेकर के ध्यान से समझिए, कानून हर बार अच्छे नहीं होते, स्पेशली जब तक वो कानून डेमोक्रेटिकली प्रोसेस से ना बने हों। ब्रिटिशर्स के द्वारा ये तो कहा जाता था कि हम भारत को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न करते हैं, ना कि यहाँ के राजाओं की तरह। भारतीय राजा उस समय एक तरह के एब्सोल्यूटिस्ट रूलर की तरह एग्जिस्ट करते थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा यह तर्क दिया जाता था कि किसी एक पर्सन के विवेक से, उसके डिस्क्रिप्शन से जो नियम बनते हैं उनसे कहीं बेहतर है जो नियम पार्लियामेंट में बनते हैं, और हम रूल ऑफ लॉ की कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि पार्लियामेंट यूरोप में हुआ करती थी, ब्रिटेन के अंदर मेंबर उनके हुआ करते थे, और कोई भी पॉलिटिकल लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लॉ तब तक आपका नहीं होता जब तक उसमें आपकी सहभागिता या आपका इंक्लूजन नहीं है, आपका पार्टिसिपेशन नहीं। उस समय के जो लॉज बनाए जाते थे उसमें भारतीयों की सहभागिता नहीं रहा करती थी, वो केवल विदेशी धरती पर बना करके आप पे लागू किए जाते थे, यानी कि फॉरेन लैंड पे वो इनेक्ट किए जाएंगे और अल्टीमेटली आप पर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसकी वजह से वो ऑलवेज वन साइडेड होते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में क्राउन के ही वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए होते थे। इसी कंसेप्ट को देखते हुए आपने हर वो एट्रोसिटी करनी चाहिए आम जनमानस के ऊपर और ख़ास तौर पर ट्राइबल लोगों पे, और नाम दे दिया कि हम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कानून बनाए गए थे।
1865 में भारत को सो कॉल्ड जो आज का एक फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये मिल गया था, और इसी फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए 1878 का एक्ट आया। और फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 वो एक्ट है जो ऑलमोस्ट रेप्लिकेट हुआ है इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में। और आज दिन तक आपकी कंट्री में जो ट्री की डेफिनेशन है, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, ये 1927 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो इसलिए ये 1878 का एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब ये 1878 का एक्ट आया था उस समय गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 3 तरह के फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और उन फॉरेस्ट को मैं लिख देता हूं, तो इस चीज को मैं रब कर दूं। 3 तरह के फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। गवर्नमेंट ये भाग चुकी थी कि उत्तराखंड के इलाकों में कुमाऊं गढ़वाल के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ द ट्रीज हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो उनकी फेवरेबल स्पीसीज थी जैसे चील और चील का पेड़ है, अगर हम इसी को सर्वाइव कराएं साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर SFM और कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट CFM को रिप्लेस कर दें, तो अल्टीमेटली हम जितने भी ओक के ट्रीज हैं, ब्रॉडलीफ ट्रीज हैं, इनको खत्म करके इनके कंपैरेटिवली तवज्जो दे देंगे चील के पेड़ों को। ये कार्टून्स डब्बे बनाने में, और इनमें से बड़े पैमाने पर टर्पेंटाइन निकलता है, इनमें से रेसिन मिलता है हमें हाई लेवल पर, और कार्गो प्रोसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर वर्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और सॉफ्टवुड भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए अगर हमें चील के पेड़ों को प्रमोट करना हो एट द कॉस्ट ऑफ द ओक ट्रीज, तो हमें करना चाहिए। कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते जब तक लोकल लोगों का अधिकार रहेगा, और हमारे किए गए हर एक्ट के बदले में वो हमें रोकने आएंगे। जब जंगलों का नाश हुआ, ट्राइबल्स के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है ब्रिटिशर्स का, और ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स को रोका है कि आप ये नाश नहीं कर सकते। लेकिन आप उन ट्राइबल्स को खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक ही ग्राउंड पे, कि ये जो फॉरेस्ट है ये रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड है, और ऐसा कानून कहता है। तुम अब कानून के विरुद्ध जा रहे हो, और कानून की रक्षा करने के लिए हम अब तुम्हें ऑफेंसिबल मान करके तुम्हारे अगेंस्ट केस चला सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल ही हैं जो ऑलवेज कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, रोकते हैं हमें जंगल काटने से और उपयोग करने से। ये ट्राइबल ही है जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्यूल वुड एंड फायरवुड के नाम पर और ग्रेजिंग के नाम पर जंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता था कि इतनी वैल्यूएबल स्पीसीज ऑफ द ट्रीज हैं, ये तो हमें ही मिलनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत से फॉरेस्ट हिमालय के सब रीजन में प्रोटेक्ट ही कर दिए। एक तो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और वहाँ पर तो आपने कुछ अधिकार दिए हैं उनको लिमिटेड सेंस में कि आप ग्रेजिंग करिए, फिशरीज करिए, आपको चार्जेस पे करने हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में तो आप किसी तरह की एंट्री नहीं कर सकते, और ये सिर्फ एक दिखावा था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की आड़ में अपने मर्चेंट्स एंड ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को यह कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने थे कि अब आप तेज़ी से इस जंगल को साफ करिए, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन नाम की दीवार खड़ी कर दी है, और वो जो लोकल ट्राइबल सेक्शन था जो लकड़ी काटने पे तुम्हें रोक सकता था, हमने उसे इस केज के पीछे खड़ा कर दिया, इस पिंजरे के बाहर कर दिया है, जो नाम है प्रोटेक्शन। और अचानक से कुछ सालों के अंदर तुम जंगल खाली कर देना, और फिर हम साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर यहाँ पर अपनी मर्जी की ट्री स्पीसीज लगाएंगे, और ये हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और फिर हम धीरे धीरे इसे रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से फॉरेस्ट को इस लेवल पे डिवाइड किया गया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अब एक कैटेगरी आ गई है विलेज फॉरेस्ट, क्योंकि अब एहसान किया जा रहा है ट्राइबल्स पे, उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है कि इसी अनक्लास फॉरेस्ट, तो बच्चों तब था ना जब फॉरेस्ट डिवेलपर्स के पास भी एक चंक ऑफ फॉरेस्ट था जिनमें उनका पूरा राइट चलता था। लेकिन 1865 से 78 तक आते आते अब कुछ अनक्लास तो रहा ही नहीं, अब तो पैन इंडिया रिजर्व फॉरेस्ट ही है। उस रिजर्व फॉरेस्ट के इस सारे चंक में से इतना हिस्सा हम तुम पे दया कर रहे हैं कि विलेज फॉरेस्ट बनाओ। ये रिजर्व फॉरेस्ट ही है, उसी का एक हिस्सा डिवॉल्व कर दिया गया है ट्राइबल्स को, और ये हो गया अब विलेज फॉरेस्ट। अदरवाइज इसके पहले तक ये हो रहा था कि ये सारा रिजर्व्ड है बट ये अनक्लास्ड है। ये प्रिविलेज नहीं था, ये राइट था फॉरेस्ट डिवेलपर्स का। मतलब इतने फॉरेस्ट पे तो उनका राइट ही था, इस फॉरेस्ट में अब प्रिविलेज था।
यहाँ पे ग्रेजिंग करना है, फिशरीज करना है, फायरवुड, फ्यूलवुड, पैस्चर ग्राउंड्स का यूज करना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेने हैं, तो ठीक है प्रिविलेज के बेसिस पे लो जब चाहेंगे हम खत्म कर देंगे। बट ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट तो उनका एक्सक्लूसिव राइट ही था ना, लेकिन इन्होंने इसकी सीमा भी बढ़ा दी और अब पूरा रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गया। तो उसमें से अब इतना हिस्सा उनको एलोकेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, टू सेटिस्फाई देम, टू मेक देम एट द बे, इनको साइड पे रखने के लिए कि ज्यादा हो अल्लाह ना मचे। इसी कार्रवाई को आगे कंटिन्यू रखा गया और 1927 का फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया आया। ध्यान रखें मैंने 1865, 1878 एंड 1927 के तीनों जो एक्ट बताए हैं, किसी में भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एग्जैक्ट इशू था ही नहीं, लेकिन 1927 का एक्ट काफी हद तक रेप्लिकेट करता है 1878 के एक्ट को, और इसमें एक क्लॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस रखा गया था। इसका एक रोल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस था, लेकिन इसका मतलब भी केवल रोक लगाना था। किनके ऊपर? वो जो लिमिटेड एक्टिविटी ट्राइबल के एंड पे हो रही हैं उस पर भी रोक लगानी है, तो अब कैसे लगाएं? क्योंकि आपने जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनमें कुछ गतिविधियां करने की उन्हें अनुमति दे रखी है, कुछ लिवाए लेकर के, कुछ फीस लेकर के। आपने विलेज फॉरेस्ट का भी उन्हें कुछ राइट दिया है। इसे भी कर्टेल कैसे, किस नाम पे किया जा सकता है? इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पे। जो कुछ मिल रहा है ये भी खत्म कर दिया जाए, ये पहला एक्ट किया गया। तो 1927 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए आपने जो थोड़े बहुत प्रिविलेजेस दिए भी थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, वो भी कर्टेल कर दिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था 1927 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, उसके तहत आपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट जो माइनर एंड मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनकी कलेक्शन या उनकी यूजेज, उनकी ट्रांजिट, उनकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी, इन दोनों के ऊपर स्ट्रॉन्ग चेक लगाया और ये केंद्र के अधिकार में आ गए। यानी कि जो सरकार उस समय भारत में हुआ करती थी, उसने यह डिक्लेयर कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, जिसे कि आप फॉरेस्ट की कैटेगरी में काउंट करेंगे, उसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये ताकत थी कि वो किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे, और रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के बाद वो एरिया एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा और उसे मैनेज करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस प्रोसेस को करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकल क्लॉजेज एस्टेब्लिश किए गए कि उन्हें एक समयबद्ध सीमा में नोटिफिकेशन इशू करना होता था। नोटिफिकेशन इशू होने के बाद कि ये एरिया आज के बाद रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाता है, एक ऑफिसर एस्टेब्लिश करना होता था जिसका नाम होता था फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, SFO। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर उन ट्राइबल कम्युनिटीज के पास और जो उन फ्रिंज विलेजेस एरिया में लोग रह रहे हैं, यानी कि जो हदों में रह रहे हैं, उनके पास जा करके उनके दावों को चेक करता था। यानी कि उन्हें टाइम देता था कि आप अपने क्लेम प्रेजेंट करिए कि आपका इस फॉरेस्ट पे कोई अधिकार बनता है, आप यहाँ पर इतने लंबे समय से खेतीबाड़ी कर रहे हैं या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने क्लेम प्रेजेंट करें। तो ये फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के पास इतनी डिस्क्रिशनरी एंड एक्सक्लूसिव पावर थी कि ये ऑन द स्पॉट तय कर सकता था कि ये उनके क्लेम्स को एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। यानी कि पूरी तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि ट्राइबल सेक्शन एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर सोसाइटीज, ये किसकी मर्जी पे डिपेंड हो गई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, और फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को ये ताकतें दे दी गई कि आप तय करिए कि क्या इनके कोई क्लेम बनते भी हैं कि नहीं। अगर उनके क्लेम बनते हैं तो उनको प्रॉपर नोटिफाई किया जाता था, और नोटिफाई करने के बाद हाँ, इस कानून में इस बात का जिक्र फिर किया गया कि अगर उनके कोई क्लेम्स बनते हैं तो उनको वो क्लेम अश्योर करके दिए जाए कि उनको उस एस्पेक्ट में एटलीस्ट छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आप क्लेम इशू एडमिट करेंगे ही क्यों? आप क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि उनके कोई क्लेम बनते हैं? क्लेम बनने के नाम पर भी आपने अपने ही द्वारा तैयार किए गए टिम्बर मर्चेंट्स, माफिया, लैंड ग्रैबर्स, इन्हीं को आगे कर दिया जो ब्रिटिशर्स की खेल होते थे उस समय में। चाहे कोई एक्ट हो नहीं कि अपने बंदे स्पॉन्सर्ड आगे आ जाते थे, और उसके तहत उन्हीं के द्वारा राइट्स क्लेम एडमिट कराए गए और उन्हीं क्लेम्स को एक्सेप्ट करके ये प्रेजेंट कर दिया गया कि हमने कितने कम्युनिटीज के क्लेम्स एक्सेप्ट किए हैं, कितने ट्राइबल्स के क्लेम एक्सेप्ट किए गए। ये एक एंड पे हुआ और इन्हीं लोगों को, लैंड ग्रैबर्स,
फॉरेस्ट मर्चेंट्स, टिम्बर मर्चेंट्स, माफिया, इनको कहा कि तुम उन लोगों को मोटिवेट करो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक बारी नोटिफाई हो जाने के बाद ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, तुम्हारे क्लेम्स तो एडमिट कर लिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि जब क्लेम एडमिट हो जाएंगे किसी भी तरह से लकड़ियां यहाँ से सरकार काट के ले जा सकती है, तुम तुरंत ये लकड़ियां कटवा करके हमारे हवाले कर दो और फिर अपना क्लेम दावा यहाँ पर ठोक देना, क्योंकि एक बारी लैंड तुम्हें मिल गया, उसके पहले पहले तुम्हें जो बेनिफिट मिलने सकते हैं तुम ले लो। इस बेसिस पर भी इन लोगों को प्रोजेक्ट किया, तो ये भी एक तरह से सरकार का ही इंटरेस्ट सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि स्पेशल फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा ये जो काम किए गए ये माल प्रैक्टिसेस से भरे हुए थे। कहीं पर भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर के राइट्स का ध्यान नहीं रखा गया और बड़े लेवल पर फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए गए। वही स्कीम को दोहराया गया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ों के ट्रांजिट में, उनकी प्रोडक्शन, हार्वेस्ट में, कलेक्शन पे रोक लगा दी गई और इसके बाद बहुत ज़बरदस्त एट्रोसिटी का दौर शुरू हुआ इन लोगों के ऊपर। यानी कि आप एक ऐसा तंत्र पैदा कर रहे हैं जिसमें एक फॉरेस्ट ड्वेलर खड़ा है, वो थोड़ी सी लकड़ियां चुनता है तो उसको इतनी हार्श पनिशमेंट आप देते हैं। बगल में कई कई मिलियन हेक्टेयर जंगल काट लिए जाते थे और उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं थी। इसने जंगल बचाए थे, उसका जंगल से कोई लेना देना ही नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने ट्राइबल सोसाइटी को 1856 ऑनवर्ड्स 1920 तक बड़े पैमाने पर बागी बनाए रखा। और आप भारत की मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राइबल रिवॉल्ट्स इसी दौर में पड़ेंगे। बहुत खूनी विद्रोह हुए हैं और बहुत जाने गई हैं। और इस तरह के एटीट्यूड की वजह से ही जब इनको ये दिखने लगा कि ये जो सरकारें हैं इन कानूनों का नाम लेकर के हमें हमारे मूलभूत अधिकारों से वंचित, हमारे बेसिक राइट से डिप्राइव करती हैं, तब से उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ गया कि लॉज आर नॉट गुड, गवर्नमेंट्स आर नॉट गुड और गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर नॉट गुड। और आने वाले समय में यही नक्सली बने हैं, यह नक्सलवाद की जड़ें हैं जिसे हमें डीपली समझना होगा। क्यों आज वो सरकार के बनाए नियमों से घबराते हैं, क्यों आज उन्हें लॉ से नफरत है, क्यों 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 वो गवर्नमेंट के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के बनाए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफिसर से नफरत करते हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके पीछे जिसे हमें उसी सेंस में करेक्ट करना होगा। हाँ ठीक है कि आज काफ़ी हद तक नक्सली कुछ बाहरी ताकतों के हाथ में चले गए हैं, लेकिन केवल इतना कह करके सरकारें और देश मुक्त नहीं हो सकता। आपने जो कैंसर कभी फैलाया है, चाहे वो ब्रिटिश ने फैलाया या बाद में आपकी सरकार, देश की सरकारों ने फैलाया, उसे जड़ों में ही जा करके ठीक करना होगा। और उसके साथ जो बाद में एडेड एलिमेंट जुड़े हैं, फॉरेन एलिमेंट, हथियार को मुहैया कराना, वो आपको अनदर लेवल पे ट्रीट करना है। बट बीमारी जहाँ पे है वहाँ पे भी ठीक करना है। आप बाद में आके जो मक्खियाँ बैठ रही हैं सिर्फ ये कहें कि मक्खियाँ खराब कर रही हैं जख्म को, आप ये कह के बच नहीं सकते, जख्म को भी ठीक करो। आई बात समझ में? तो जब मैं नक्सलिज्म पढ़ाऊंगा तब आपको ये, जब मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया का बुक पढ़ाऊंगा तब उसमें नक्सलिज्म पढ़ाऊंगा, तो आपको ये सब दिमाग में रखना है। सारे कंसेप्ट तब रिपीट नहीं करेंगे, तब आपको बस साथ साथ लेके चलना। आई बात समझ में? अब देश आज़ाद हुआ 1947, 1950 26 जनवरी संविधान लागू हो गया और देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पर निकल करके आया। गणतंत्र, अभी तो हम आज़ाद हुए थे, आज गणों का तंत्र हुआ। अब देश आज़ाद हुआ है और नेशनल सेंटिमेंट्स ऑलवेज सुपरसीड कर जाएंगे दूसरे सेंटिमेंट्स को, रीजनल एंड लोकल सेंटिमेंट्स को ऑलवेज ऊपर ओवर पावर कर जाएंगे नेशनल सेंटिमेंट्स। नेशनल सेंटिमेंट्स हावी हैं देश के ऊपर और नेशनल सेंटिमेंट को देखते हुए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है और ऐसे में फॉरेस्ट नेशनल सेंटिमेंट को टारगेट करेगा, उसको केटर करेगा, ना कि फॉरेस्ट में डेवलप करने वाले लोकल सेंटिमेंट्स। देश आज आज़ाद है। आप सवाल पूछेंगे कि देश की आज़ादी के बाद भी उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देश राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है और वो नेशनलिज्म की टेंडेंसी से भरा हुआ है और वो उस तरह के टारगेट को केटर करना चाहता है। इसमें लोकल और वेस्टेड इंटरेस्ट जो उन कम्युनिटी के होने चाहिए थे उसको एड्रेस नहीं किया गया। इसलिए जो फॉरेस्ट है 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया लाई गई और उस फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया में फंक्शनल डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट की गई। फंक्शनल डिवीजन को करते हुए इस बात का ध्यान रखा कि किस फॉरेस्ट का क्या फंक्शन है। अगर हिमालयन रीजन के फॉरेस्ट की बात करें तो वो कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर्स में फॉल करता है, वो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर रिजिम यानी कि वाटर लेवल को बराबर बनाए रखने के लिए उपयोगी है, एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है
तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया एग्रीकल्चर के साथ। यानी कि फॉरेस्ट की अपनी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये एक फंक्शनल हेडिंग इसकी होगी कि इट इज सपोर्टिंग टू द एग्रीकल्चर, और ये उस कैटेगरी का फॉरेस्ट है। तो उसका उसी वे में फिर यूजेज भी हुआ और कंजर्वेशन भी हुआ। इसके बिल्कुल विपरीत एक फॉरेस्ट बहुत भारत में ऐसा नजर आया जिसमें प्योर स्टैंड की सॉफ्टवुड, और कुछ फॉरेस्ट जिसमें प्योर स्टैंड की हार्डवुड दिखी, और दिखा कि ये बड़े लेवल पे भारत में इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड फॉरेस्ट है। और तो इसकी फंक्शनल डिवीजन कर दी गई इंडस्ट्री ओरिएंटेड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, कमर्शियल फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग इसका यूटिलाइजेशन उस सेंस में होने लगा। यानी कि आपने 1952 की पॉलिसी में क्लियर कट इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि आप उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अधिकारों को एंश्योर या सुनिश्चित कैसे करेंगे। आपने नेशनल सेंटीमेंट से ओतप्रोत होकर के जो फंक्शनल यूजेज हो सकते थे उस फॉरेस्ट के, उसकी डिमार्केशन एंड डिवीजन उस सेंस में की और उसकी यूटिलिटी पे फोकस किया। कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन पे फोकस नहीं रहा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और यही कारण है कि इन 35 सालों में, इन 30 सालों में 1952 से लेकर के 1980 तक जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आएगा, कई मिलियन हेक्टेयर जंगल काट दिए गए थे इसी वजह से, क्योंकि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड थे या वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थे। और इसका सीधा सीधा लाभ उन लोगों को मिला था जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर फॉरेस्ट के थे ही नहीं, और धज्जियां उड़ा दी गई उन लोगों की जो उस फॉरेस्ट के ड्वेलर हैं, जो ट्राइबल पीपल। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑलवेज यूज किए गए मर्चेंट्स, लैंड माफिया, लैंड ग्रेबर्स के द्वारा, कि वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फायरवुड, फ्यूल वुड और अदर आर्टिकल्स चुनने आ रहे ट्राइबल हैं, उनको पकड़े, उनके ऊपर केसेस चलाएं, उन्हें पनिश करें और उनको अटैक किया जाए। बड़े पैमाने पर जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर उत्पीड़न हुआ और सीधा सीधा लाभ उन लोगों को पहुंचाया जिनकी तिजोरियां भर रही थी। ये 30 साल का उत्पीड़न जंगल ने भोगा है और हाई लेवल पे हमारे फॉरेस्ट डिवास्टेट हुए। कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। का तर्क ये दिया जाता है कि यह वह समय है जिस समय में भारत को विकास चाहिए था। आप विकास के नाम पर ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे आपको भारत में बहुत बड़े मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट लगाने थे, जिससे आप भारत की इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को टारगेट कर सके, और वो वही हो सकता था जो मेनली फॉरेस्ट एरियाज हैं। ये वो समय है जब भारत को हैवी इंडस्ट्री लगानी है, जिसके लिए आपको आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स, मेटल स्मेल्टिंग प्लांट्स चाहिए, जिसके लिए आपको कोक चाहिए, कोल चाहिए, आपको बड़े हद तक कई सारे अदर मेटल्स चाहिए जो आपको वहीं से मिलेंगे। तो कोल की रिक्वायरमेंट, मेटल की रिक्वायरमेंट आपकी जंगलों से पूरी होगी, क्योंकि माइनिंग एरियाज वहीं पर आते हैं। आपको बड़ी तेजी से हाईवेज एंड रेलवेज का एक्सपेंशन करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं और जो रॉ मटेरियल बेस है वहाँ से रॉ मटेरियल को ड्राइव करना चाहते हैं एंड इंडस्ट्री तक। ये सारे तर्क दे करके, चाहे ब्रिजेस बनाए, चाहे डैम बनाए, चाहे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, आपने हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस कुछ भी बनाया, सीधा सीधा टारगेट जंगलों को किया गया और जंगलों की कटाइयाँ हुई। बड़े पैमाने पर लैंड लेवलिंग का प्रोसेस चलाया गया और इस लैंड लेवलिंग में नए एवेन्यूज बनाए गए, नई सोसाइटीज़, नई कॉलोनीज, नए एरियाज कार्व आउट किए गए। स्टेट बनने शुरू हुए थे भाषा के आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, और हर स्टेट में एक होड़ थी आगे बढ़ने की, खुद को और विकसित करने की, अपने स्टेट में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की। ये वो साल हैं 30 साल भारत के, जिन 30 सालों के दौरान हमने मेडिसिनल एक्टिविटीज़ में ग्रोथ की, हमने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, जिसकी वजह से डेथ रेट तो कंट्रोल हुए पर बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि यही वो समय था जब कंट्री में कहीं ना कहीं फिर भी प्रॉस्पेरिटी आई, फूड आया लोगों के पास, रोजगार मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से प्रजनन दर बढ़ता चला गया, फर्टिलिटी रेट बढ़ता चला गया और जनसंख्या और बढ़ी। तो कुल मिलाकर के 1980 का दौर है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है भारत में। एक तरफ आप देश की जनसंख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अच्छी मेडिकल सर्विसेज, अच्छी हॉस्पिटल सर्विसेज, अच्छी प्रॉस्पेरिटी, फूड, एम्प्लॉयमेंट के दम पर और प्रोडक्शन हो रही है ह्यूमन रेस की। दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये दोनों ही रिक्वायरमेंट आपको टारगेट करनी है, क्योंकि बीइंग अ डेवलपिंग नेशन आपका टारगेट ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो जो अब तक नेगेटिव्स किए हैं कंट्री में, उन्हें हमें रिवर्ट करना है। इस नाम पर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनर्जी, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सारी चीज़ों पे आपने फोकस किया, और सारी चीज़ें एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट ही होती हैं। आपके पास जो एग्रीकल्चर एरिया है, अगर कोई रीजन एग्रीकल्चर नहीं है तो वहाँ फिर फॉरेस्ट है। आप एग्रीकल्चर एरिया को एनहांस करते हैं, अगर एक्सपेंड करते हैं तो फॉरेस्ट एनक्रोच होता है, माइनिंग करते हैं तो फॉरेस्ट एनक्रोच होता है।
टिम्बर या लुम्बरिंग करते हैं तो फॉरेस्ट एनक्रोच होता है। मेटल स्मेल्टिंग या बड़े बड़े प्लांट आप देखिए भारत में जो प्लांट लगे हैं, चाहे वो रॉड किले का प्लांट है, चाहे वो टिस्को का प्लांट है, चाहे इसको का प्लांट है, मेनली फॉरेस्ट रीजन, क्योंकि सारे के सारे आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स और जितनी भी हमारी हैवी इंडस्ट्री हैं, ये सारी की सारी बहुत हैवी कमोडिटीज़ को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और ये ज़्यादा डिस्टेंट लोकेशन पे नहीं लगाई जा सकती। जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है ये वहीं पर लगाई जा सकती हैं। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर टाउनशिप्स आ गई, यानी कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों के घर बनाने पड़े और इन्होंने कई कई हजार एकड़ जगहें खा ली। आप जा करके इन कारखानों में घूम के आओ, कई कई हजार एकड़ जगहें खा गई हैं, कई कई टाउनशिप्स आ गई, वहाँ से ट्राइबल उखाड़ के ही फेंक दिए गए। ये सारी चीज़ें इन 30 सालों के दौरान हुई। गवर्नमेंट जागी, गवर्नमेंट ने देखा ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली देश में बदहाली का माहौल है और इस जागने से आपके सामने एक एक्ट निकल के आया जिसे आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं।